मैं तैयार हूं गार्गी। आचार्य याज्ञवल्क्य, काशी का या विदेह का युवा क्षत्रिय पुत्र प्रत्यंचा रहित धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले 2 बाण हाथ में लेकर जैसे खड़ा होता है, मैं आपके सामने खड़ी हूं। प्रश्न पूछो गार्गी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट उत्तर वैदिक काल को कवर करते हैं। यह टॉपिक आपको रटना नहीं पड़े, इसके लिए मैंने इस वीडियो में डायग्राम, ग्राफिक्स तथा नाट्य रूपांतरण का प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। जहां ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद था, वहीं उत्तर वैदिक काल की जानकारी के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद हैं। ये सभी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी गंगा के मैदान में उत्खनन एवं अनुसंधान के फलस्वरूप लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं, जहां सबसे पहले बस्तियां कायम हुई थी। खुदाई से चित्रित दूसरे मर्द भांड मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। साथ ही खुदाई में उत्तरी काले पोलिसदार मर्द भांड भी मिले हैं। उक्त साक्ष्यों से पता चलता है कि आर्य उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना आरंभ कर दिया था। 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु कहलाए। आरंभ में ये लोग सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के प्रदेश में बसे थे। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार जमाया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे ये पांचालों से भी मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग में काबिज थे। इस प्रकार कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली और दोआब के ऊपरी मध्य भाग तक फैल गई। पुरुओं ने दस्युओं के दुर्ग तोड़ दिए और नगर को लूट लिया है। कुरुओं ने पांचालों पर हमला कर दिया है। सरस्वती, गंगा और यमुना में लाशें बह रही हैं। सब कुछ तहस नहस हो रहा है राजन। गायों, बच्चों और औरतों की पुकार स्वतंत्र रहने का एक ही मार्ग बचा है। या तो हम अपने राज्य का विस्तार करें या पड़ोसी राज्यों के साथ शांति का समझौता करें, या तो दूसरों से उनकी सुरक्षा की कीमत ले या अपनी सुरक्षा की कीमत दें। पुरु, कुरु, पांचाल ये सभी अश्वमेध के लिए उतावले हो रहे हैं राजन। हमें अपने पुरों, अपने ग्रामों को अभेद्य बनाना होगा। हमें दुर्ग बनाना होगा राजन। राज्य विस्तार का शंखनाद हो चुका है। अब है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में जनजातीय संरचनाएं टूटने लगी थी और उनकी जगह राजकीय प्रभुत्व ने ले ली। अर्थात कृषि के विकास के कारण लोग एक जगह बसने लगे। सत्ता जनजाति से प्रादेशिक होने लगी। प्रमुख कबीलों के नाम पर प्रदेशों का नाम पड़ा। जैसे पांचाल पहले एक कबीला था, बाद में प्रदेश विशेष का नाम हो गया। गोत्रों पर टिके शासन का कोई भविष्य नहीं। ये छोटे छोटे गणराज्य भी कब तक अपनी रक्षा कर पाएंगे? एक स्थिर और समृद्ध राज्य के लिए एक सुदृढ़ कोष चाहिए। हमारे पास ना तो सुदृढ़ कोष है, ना भविष्य के लिए कोई सुरक्षित निधि। इन दोनों के बिना राज्य संकट में आ जाएगा। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामय एवं वंशानुगत हो गया। राजा अब सम्राट, सौराट, एकराट एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा। सभा और समितियों के अधिकार कम हो गए थे। विद्युत का नामो निशान नहीं रहा। सभापति, ये राज्य की ओर से डाका है। सभापति, डाका। राज्य को चमड़ा चाहिए, इसलिए मेरी बकरियों को मार दिया गया। ये कैसा कर है? और ऊपर से वे लोग मेरा पका हुआ अन्न भी खा गए। ये राज आज्ञा का मामला है। मैं अभी प्रश्न विभाग को बुलाता हूँ। किसे दंड देंगे प्रश्न विभाग? क्या दे सकेंगे न्यायाधीश राजा को दंड? मेरी बकरियों की तो खाल उतर चुकी है। और क्या न्यायाधीश के आने तक मेरा अनाज खेत में पड़ा रहेगा?
जो बेमौसम बारिश से मेरा अनाज बह गया तो? सभापति, क्या सभा अब न्यायपालिका नहीं रही? मैं तुम्हें 100 गायों का दंड देता हूं। मैंने किसी की हत्या नहीं की है प्रश्न विभाग, ये तो हत्यारे का दंड है। तुमने राजा की निंदा की है। राजा की निंदा राजा की हत्या है। राजन, न मैंने आपकी आलोचना की है न निंदा। मैंने केवल भागदुख से इतना पूछा था कि संकट किस पे है। प्रश्न विभाग का निर्णय अंतिम है। राजन, राजा स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जो बलि अथवा चढ़ावा कहलाती थी। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया, अर्थात टैक्स सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। बिना धन के अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? किसी के पास कोई उत्तर नहीं? राजन, तिल से तब तक तेल नहीं निकलता जब तक उसे सुखाया नहीं जाता, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाता, दबाया और पीसा नहीं जाता। उसी तरह जब तक प्रजा को दबाया नहीं जाएगा वो कुछ देने वाली नहीं। तो किसने रोका है तिलों से तेल निकालने को? शूद्र और ब्राह्मणों से तो कुछ मिलना नहीं। क्यों? शूद्रों से काम कराया जा सकता है और उनकी सेवा का शुल्क राज्य ले सकता है। राजा निरुंकुश हो गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीलों के जवान भर्ती कर लिए जाते थे। राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था, जैसे राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजाभिषेक के समय किया जाता था, बाद में प्रतिवर्ष किया जाने लगा। इस अवसर पर सम्राट हल चलाता था एवं रत्निनों के घर जाकर भोजन करता था। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। ये एक साम्राज्यवादी यज्ञ था। इसकी अवधि 3 दिन हुआ करती थी। तीसरा है वाजपेय यज्ञ। इसमें खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में भाग लेता था और सदैव जीतता था। निचले स्तर पर प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता था। अब है उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में तांबे और कांसे के साथ साथ लोहे का भी प्रचलन आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए कृष्ण अयस एवं श्याम अयस शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोहे के हथियारों से वैदिक लोगों ने ऊपरी दोआब में सामने आए अपने बचे कुचे शत्रुओं को परास्त कर दिया होगा। लोहे की कुल्हाड़ी के प्रयोग से जंगलों को साफ करके खेती योग्य जमीन का विकास किया होगा। अब आर्यों ने खेती करना आरंभ किया। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वीवेन ने सर्वप्रथम कृषि की। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया, अर्थात अब कृषि आजीविका का प्रमुख साधन थी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल नहीं। जब तक राजा का भाग अलग नहीं हो जाता तब तक अनाज का एक दाना भी नहीं हटेगा यहाँ से। अब ये अनाज बंधन में है और ये कर लेने वालों के सामने ही खुलेगा। इसमें से किसी ने एक दाना भी लिया तो वो नर्क में जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, भाग दूंगा है तो मुझे बुलवा लेना। जी स्वामी। एक बात याद रखना, मेरी गैरहाजिरी में भागदुग अनाज का हिस्सा करे तो बंधन में रखा अनाज भी ढेर में मिला देना। क्यों मालिक? एक मुट्ठी भर ही तो है। एक मुट्ठी ही सही, मगर इसमें भी राजा का हिस्सा है और राजा के हिस्से का एक दाना भी लेकर मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण की काटक संहिता में लकड़ी से निर्मित ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते थे। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे। अधिशेष उत्पादन को बेचने हेतु बाजार बने। इससे कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई। विभिन्न कला और दस्तकारियों का उदय हुआ। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निष्क और गाय द्वारा व्यापार होता था। अब भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार जल तथा थल मार्गों से होता था। महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद अर्थव्यवस्था का स्वरूप अब भी ग्रामीण ही बना रहा। नगरों का विकास नहीं हो पाया। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति।
समाज स्पष्टतः 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। यज्ञ का अनुष्ठान अधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में ब्राह्मण 16 पुरोहितों में से एक प्रकार के पुरोहित थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं प्रमुख वर्ग बन गए। उत्तरवैदिक काल के अंत तक इस बात पर बल दिया जाने लगा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच परस्पर सहयोग रहना चाहिए, ताकि समाज के शेष वर्गों एवं भागों पर उनका प्रभुत्व तो बना रहे। वैसे ये राजाओं के परिजन थे। उत्पादन संबंधी कार्य सौंपा गया था, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। इनसे ही राजस्व वसूला जाता था। आम कबायली लोगों को वश में लाकर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। शूद्र उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ये गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकते थे। यही उपनयन का अभाव शूद्र का दासता का द्योतक बन गया। शूद्रों को अन्य वर्गों का सेवक बतलाया गया। परिवार संयुक्त होते थे। परिवार में पिता का अधिकार बढ़ता गया। वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिरा। स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे माना जाने लगा, परंतु अब भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। पूजनीय ब्राह्मणों, अब मैं वाचक नवीन इन्हें 2 प्रश्न पूछने वाली हूं। यदि इन्होंने मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर दिया तो फिर आप कभी भी इन्हें ब्रह्म विषयकवाद में जीत नहीं पाएंगे। मैं तैयार हूं गार्गी। आचार्य याज्ञवल्क्य, काशी का या विदेह का युवा क्षत्रिय पुत्र प्रत्यंचा रहित धनुष्य लेकर, प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले 2 बाण हाथ में लेकर जैसे खड़ा होता है, मैं आपके सामने खड़ी हूं। प्रश्न पूछो गार्गी। विधवा विवाह होते थे, बहुपत्नी विवाह भी होते थे। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। प्रारंभ में गोत्र उस स्थान या बाड़े को कहा जाता था जिसमें समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पिता कहाँ गए हैं? पिता गविष्टि के लिए गए हैं। यानी गायों को लाने। किसकी गाय? गोत्र की। गोत्र यानी हम सभी अपनी गाय कहाँ बांधते हैं? अपने बाड़े में। और दूसरे? वो भी हमारे बाड़े में। तो जहाँ हम सभी अपनी गाय बांधते हैं उसे गोत्र कहते हैं। इसलिए जिन जिन की गाय एक बाड़े में बंधती है वह एक गोत्र हुआ। बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय हो गया। एक ही गोत्र के बीच विवाह निषिद्ध हो गया। 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब है उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की धार्मिक स्थिति। उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। इस काल में इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता नहीं रहे। इनकी जगह प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। अब आर्य स्थायी रूप से बस गए थे, अतः ये लोग विष्णु को अपना पालक एवं रक्षक मानने लगे। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है। पूषण शूद्रों का प्रमुख देवता हो गया। सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था। निजी यज्ञ अलग अलग लोग अपने अपने घरों में करते थे। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। ब्राह्मणों को दक्षिणा में गायें, दासियां, सोना, कपड़ा और घोड़े दिए जाते थे। अब युद्ध केवल पशुओं के लिए नहीं बल्कि राज्य विस्तार के लिए भी होने लगे। कबायली पशु चारक अब किसान बन गए। राजा किसानों के बुत्ते समृद्ध होते गए। कबायली समाज टूटकर वर्णों में विभक्त नया समाज बन गया। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बोकन जीके को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।